हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ेंगे पूरे पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने जो लेक्चर कंप्लीट किया है वो है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल सिस्टम भी पढ़ा, यूनिटरी सिस्टम भी पढ़ा। दोस्तों, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये हम लक्ष्मीकांत किताब जो है पॉलिटी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट जो है एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इसका ये मतलब है दोस्तों कि पार्लियामेंट जो है एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे कानून बनाई जाती है। एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, कानून बनाई जाती है यहाँ पे बैठ के। लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सॉरी लेजिस्लेटिव बॉडी, यहाँ बैठ के लोग कानून बनाते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं उसको, पार्लियामेंट नहीं कहते। तो दोस्तों, इसमें जो है आर्टिकल 79 से लेके 122 इसमें आता है। 79 से लेके 122 तक पूरा आर्टिकल कवर करेगा पार्लियामेंट के बारे में। और ये पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे पार्लियामेंट का, कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, ड्यूरेशन पढ़ेंगे, ऑफिसर्स पढ़ेंगे, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर, और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट की क्या प्रिविलेजेस है, क्या पावर है, क्या ऑर्गन कॉम्पोजिशन है, आखिर पार्लियामेंट कहते किसको है, पार्लियामेंट में कौन सी बॉडी आती है, किस तरीके के लोग आते हैं, क्या आता है पार्लियामेंट, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट क्या है, तो पार्लियामेंट का मतलब होता है एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जो कि 3 चीज़ों से बनी हुई है। पहला है प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। इसके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे कि दोस्तों, प्रेसिडेंट तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट होते हैं एक जो कि फर्स्ट सिटीजन होते हैं हमारे देश के, हमारे कंट्री के। नॉमिनल पोजीशन होती है, उनके पास रियल पावर नहीं होता है। वो वही काम करते हैं जो कैबिनेट उनको समझाते हैं, और कैबिनेट के एडवाइस पे वो सारे सारे काम करते हैं। दोस्तों, एक है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा टीवी चैनल भी है, बहुत यूपीएससी एस्पिरेंट्स वो भी प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि राज्यसभा, और हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोकसभा, ठीक है। तो ये मतलब हुआ। और दोस्तों, राज्यसभा को हम अपर चैम्बर भी कहते हैं और लोकसभा को लोअर चैम्बर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों, राज्यसभा को हम सेकंड चैम्बर भी कहते हैं या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, और लोकसभा को हम फर्स्ट चैम्बर कहते हैं या फिर पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा को मैं फिर से आपको बता दूं क्या क्या कहते हैं। एक तो हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका मतलब हुआ राज्यसभा। राज्यसभा को और क्या कहेंगे, राज्यसभा को हम कहेंगे सेकेंड चैम्बर, ठीक है, या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स। क्योंकि अब ऐसे समझो आप कि हाउस ऑफ एल्डर्स क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्सपर्टीज़ टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। और एक हो गया आपका हाउस ऑफ द पीपल। अब पीपल से समझ लो कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होती है, लोग यहाँ चुनते हैं अपने लीडर को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। तो 3 चीज़ों से बनी है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से हमारा पार्लियामेंट पूरा कंप्लीट होता है, पूरा बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट कुछ नहीं करते हैं। अब ऐसा क्या हो गया आपकी पार्लियामेंट, जो लोकसभा का पूरा सेशन दिखता है, राज्यसभा का भी पूरा सेशन दिखता है, बट प्रेसिडेंट का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जो बिल पास की जाती है, इनका मोटा मोटी पार्लियामेंट का ये काम होता है कि कानून बनाना यूनियन लेवल पे, मतलब सबके लेवल पे कानून बनाना। तो दोस्तों, जब कानून बनाई जाती है तो एक हाउस है, मान लो एक हाउस ने बिल ले आया, दूसरे हाउस ने उसे पास कर दिया, तो वो कानून तब तक नहीं बनती, जब तक उसे प्रेसिडेंट साइन नहीं करते, मतलब प्रेसिडेंट अपना कंसेंट नहीं देते। जब प्रेसिडेंट अपना साइन कर देते हैं, मोहर दे देते हैं कि हाँ हम अग्री हैं आपके बिल से, आपके ड्राफ्ट से, तभी जाके वो एक्ट बनता है। अदरवाइज़ वो बिल का बिल रहेगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का रोल है, यहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि प्रेसिडेंट जो है इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो अलग होते हैं। और वो उनके कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए, ठीक है।
और वो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के हाउस में जो है कि वो बैठते नहीं हैं मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। बस आप इतना समझ लो कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट की इंटीग्रल पार्ट है, अपने आप में वो पार्लियामेंट के एक पार्ट है, एक बॉडी है, एक पर्सनालिटी है प्रेसिडेंट की, लेकिन वो एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट 3 चीज़ों से बनी है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कॉम्पोजिशन टू हाउसेस की क्या है, यानी कि सबसे पहले हम राज्यसभा देखेंगे, सबसे पहले राज्यसभा के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोकसभा के बारे में देखेंगे, क्योंकि बुक में भी वैसे ही दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले राज्यसभा के कॉम्पोजिशन में ये दिया गया है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होता है, ठीक है, जिसमें कि 238 जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज़ को 238 में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट होते हैं, और जो 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हो गया 250 है ना, 238 एंड 12 किस तरीके से 250 250 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे समझ में आ गया होगा आपको। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 250 तक होना चाहिए, जिसमें कि 238 मेंबर्स जो हैं ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और बाकी के जो 12 मेंबर रहेंगे उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, और कहाँ से नॉमिनेट करेंगे, तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नहीं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा में होती है। यहाँ पे दोस्तों जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होके आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कहाँ से आएंगे। वो उनकी स्पेशल जो एक स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, किस फील्ड में नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में आएगा कि यहाँ पे देखो लिखा है आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, जिसको कि हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि LASS लास, ठीक है, लास करके मैंने ट्रिक बनाया है। जैसे कि लिटरेचर, ए से हो जाएगा आर्ट, एस से साइंस, और एस से सोशल सर्विस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इनिशियल पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होना चाहिए, 238 यूटी और स्टेट से आने चाहिए, 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। अभी प्रेजेंट पे है कितना, 245 है, जिसमें कि 229 मेंबर्स यूटी और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 12 जो है 12 फिक्स्ड है, वो नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। उसके बाद दोस्तों जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के राज्यसभा में आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एंड जो दोस्तों जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स, जो राज्यसभा में जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होके जाते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट होके जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं यहाँ पे, जैसे कि पता है आपको कि यहाँ पे राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है ना, कोई भी लीडर को डायरेक्ट नहीं चुन के भेजा जाता है वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन के बेसिस, जैसे कि यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में 31 मेंबर जो है राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिपुरा में एक ही मेंबर बस राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों इसका ये मतलब हुआ कि हमारे यहाँ जो है वो डायरेक्ट वो फिक्स नहीं है कि इस स्टेट से इतने लोग आएंगे। जैसे कि यूएसए में क्या होता है कि एक मेंबर आता है, ठीक है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, 50 स्टेट्स हैं तो सीनेट में 100, सीनेट का मतलब होता है उनका राज्यसभा जो हमारा है उनका मान लो कि सीनेट है वो, तो वहाँ पे टोटल कितने मेंबर है, टोटल 100 है, फिक्स्ड है उनका। क्यों 100 है, क्योंकि 50 स्टेट है तो 50 स्टेट से 2-2 मेंबर्स आते हैं, तो जो 50 स्टेट से 2-2 मेंबर्स आएंगे तो टोटल 100 हुआ, वहाँ पे फिक्स होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी बहुत बड़ा है ना, और सिक्किम या फिर मान लो त्रिपुरा जैसे स्टेट्स बहुत छोटे हैं, तो आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये बहुत ज़्यादा अनजस्ट हो जाएगा, है ना, ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसको नहीं कहेंगे। तो इसीलिए राज्यसभा के केस में हमारे यहाँ क्या होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं राज्यसभा में। दोस्तों नेक्स्ट है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द, जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशंस में, और जो यूनियन टेरिटरी से भी जो रिप्रेजेंटेशन होती है राज्यसभा में वो भी इनडायरेक्टली होती है ना, डायरेक्टली नहीं होती है, इनडायरेक्टली होती है बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्शन इज अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वही सेम है। द 7 यूनियन टेरिटरीज में दोस्तों बस दिल्ली और पुडुचेरी की रिप्रेजेंटेशन होती है राज्यसभा में, और किसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनियन टेरिटरीज की। तो आप पूछोगे कि और इतने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में क्यों नहीं है, तो दोस्तों इसीलिए नहीं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी कम थी कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी।
तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, जैसे कि नॉमिनेशन की जाती है राज्यसभा में, बाकी तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं इनडायरेक्टली, है ना। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स में जो अलग से हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वैसे लोगों को जो थोड़ी एक्सपर्टीज़ हो, जो उनके पास स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस में, ठीक है। और अमेरिका के सीनेट में ऐसा कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स वाला कोई सीन नहीं है, ये हमने खुद से ऐड किया है। तो कहने का ये मतलब है कि इसका ट्रिक है लास्ट, यानी कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। और दोस्तों पता है इसी में ना यहाँ पे एक, जब ये स्टेट लेवल पे आएगा, जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद होता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आएगी, जैसे कि यूनियन लेवल पे तो आपका राज्यसभा हो गया, तो स्टेट लेवल पे क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आएगी तो यहाँ पे जो ये वाला जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, जो इनकी स्पेशल नॉलेज में, ये लास्ट की जगह सी लगा देना बस। यहाँ पे एक आई थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आ जाती है कि उसमें वो होना चाहिए, तो यहाँ पे CLASS, यहाँ पे क्लास, और यूनियन वाले में लास। तो ये छोटा सा ट्रिक है, आप इसे ध्यान देना। दोस्तों ये था कॉम्पोजिशन राज्यसभा के बारे में। इसके पावर एंड फंक्शंस के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में दोस्तों अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो हम उसे एक एक टॉपिक करके आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है, राज्यसभा लोकसभा से सेम पावर में कैसे है, मनी बिल में कैसे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर हो जाती है, मनी बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, और वो जितने प्रोसीजर होते हैं जैसे कि मोशन, रिजोल्यूशन, वोटिंग कैसे होती है, स्पीकर का क्या रोल है, तो दोस्तों जो पार्लियामेंट में जितनी सारे भी प्रोसेस एंड फंक्शंस होती है वो सारा हम डिटेल्स में कवर करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्पोजिशन आप ध्यान रखना कि राज्यसभा में कैसे कैसे होता है। आप साथ में किताब भी पढ़ते रहना तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है वो होता है 552, जिसमें कि 550 मेंबर्स होते हैं स्टेट से, जो 20 मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। वहाँ पे केस अलग था, यहाँ पे केस अलग है। प्रेजेंट कितना है, 545 है, जिसमें कि एक सेकेंड, यहाँ पे 530 होगा, ठीक है, 530 होगा, 545, अच्छा मैंने इसे ठीक कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लोकसभा में जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो 545 हैं, जिसमें कि 530 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। यहाँ पे स्टेट नहीं, स्टेट है, 13 मेंबर्स जो हैं, स्टेट है ये, 13 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन एंड टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो 2 मेंबर्स हैं वो एंग्लो इंडियन मेंबर्स से आएंगे। जो जो 2 मेंबर्स नॉमिनेट, जैसे कि देखो यहाँ पे था ना 552, मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, जिसमें कि 550 मेंबर्स जो होंगे स्टेट्स के होंगे, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज़ के होंगे, और यहाँ पे 2 मेंबर्स फिक्स्ड हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। लेकिन ये 2 मेंबर्स ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट रहेंगे, इसको हर कुछ सालों पे इसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है, कि कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दोस्तों ये मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं ये तब नॉमिनेट किए जाते हैं कि मान लो इनका जो रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो 2 मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं। एंग्लो इंडियंस का मतलब, एंग्लो मतलब आप इंग्लिश समझ रहे हो, है ना, इंग्लिश। जो ब्रिटेन के लोग इंडिया में जो सेटल हो गए हैं उनके लिए ये होता है कि बहुत सालों से जो लोग इंडिया में रह गए हैं तो उनकी पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है, तो उनके लिए ये रखा गया था कि पार्लियामेंट में कम से कम उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। तो अगर उनके कम्युनिटी से भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो एटलीस्ट उनके बारे में भी कोई जो पॉलिसीज़, लॉ जो है, जो भी बनेगा उनका भी हित देख के उसमें सारी चीज़ें की जाएगी। और दोस्तों जैसे कि हमें पता है स्टेट से तो डायरेक्ट इलेक्शन होती है ना, वोटिंग होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ का क्या। तो दोस्तों यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने इम्पावर किया है कि हमारे पार्लियामेंट को, कि वो डिसाइड करेंगे कि आखिर यूनियन टेरिटरी से मेंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करवाना है लोकसभा में। तो दोस्तों हमारे पार्लियामेंट ने क्या किया, हमारे पार्लियामेंट ने एक वो बनाया, एक्ट बनाया, यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965, ठीक है। तो 1965 का एक एक्ट बनाया गया जिसमें कि बोला गया कि जो यूनियन टेरिटरीज़ के भी जो मेंबर्स रिप्रेजेंट होंगे सॉरी लोकसभा में, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से ही होंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लोकसभा जो है पूरा
हाउस ऑफ द पीपल ही बोला गया, यानी कि वहाँ पे लोगों के ही लोग ही जब चुनेंगे तो वहाँ पे लीडर्स जो है या फिर जो भी मेंबर्स हैं वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे है कि जो प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला है, जो इस साल का जो वो था, उसमें एक भी मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो 2 मेंबर्स की नॉमिनेशन हुई थी, वो नॉमिनेशन इस बार नहीं हुई थी 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की। और इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख लो आप, इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन है, ना SC ST की से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ना SC ST की डेफिनेशन है, ना माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन दी गई है कि आखिर एंग्लो इंडियन किसको कहेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाद में हमने अमेंडमेंट वगैरह करके और जो भी चीज़ें हमने करके बाद में ऐड ऑन किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन दी गई है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है। आप एक बार, अगर आपको लेक्चर नहीं समझ आया तो आप एक बार फिर से देखना। आपको मेन कॉम्पोजिशन सही से ध्यान देना है कि आखिर लोकसभा राज्यसभा के कॉम्पोजिशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या होता है लोकसभा का, और किस तरीके से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, एडजस्ट किया जाता है सीट को, रिजर्वेशन कैसे दी जाती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों अडॉप्ट किया गया है राज्यसभा में, वहाँ भी हम डायरेक्ट इलेक्शन या फिर कोई और तरह का इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझना ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।